तो आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से पहले हम लोगों ने एक टॉपिक किया है जिसका नाम था अप्रॉक्सीमेशन, सन्निकटन उसको बोलते हैं, जिसमें हम कुछ स्पेशल टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनके हम वैल्यू निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उनकी निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है ये हमने सीखा था। आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हिंदी में जिसको बोलेंगे आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट। हम कर्व की हेल्प से भी करेंगे और फिर उसको देखेंगे मैथमेटिकली भी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कर्व में आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा पहचानने के लिए आपको सबसे पहले उसका टर्निंग पॉइंट मालूम होना चाहिए कि टर्निंग पॉइंट किसको कहेंगे। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट किसी भी कर्व का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उस वक्र का जो स्लोप होता है उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और उस पॉइंट के राइट साइड में स्लोप का जो साइन होगा, उसका जो निशान होगा वो बदल रहा होगा। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के बहुत सारे नाम हैं। अभी आप देखेंगे टर्निंग पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे, सब बीच में आता जाएगा आपका। बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्निंग पॉइंट से। आप थोड़ा ध्यान से देखें। इससे पहले मैं एक चीज़ और याद दिला देना चाहते हैं आपको। स्ट्रेट लाइंस में आपने एक बात पढ़ी हुई है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, कोई भी लाइन अगर ऐसे बनी होती है इस टाइप से, तो ये धन एक्स अक्ष की तरफ से जो एंगल बनाती है वो एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा रहता है, 0 डिग्री से कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये पहले चतुर्थांश में होता है। और इस टाइप की लाइन का जो स्लोप होगा, उसका जो ढाल होगा, वो हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। ठीक, अगर कोई भी लाइन आपकी इस तरह से बनी हुई है तो धन एक्स अक्ष की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रेखा का जो एंगल बनता है वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा रहता है और 180 डिग्री से छोटा रहता है। तो ये दूसरे चतुर्थांश में हो जाता है। तो इस टाइप की जितनी भी लाइंस होती हैं, इनका जो स्लोप आता है वो नेगेटिव आ जाता है। स्लोप नेगेटिव कैसे? स्लोप को कैसे निकालते हैं? tan थीटा से। अब दूसरे चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव स्लोप आ जाता है। पहले चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है तो स्लोप पॉजिटिव आ जाता है। ये एक चीज़ पहले तो आपको ध्यान रखनी है। अब आगे से एंगल वैंगल सब छोड़ो, याद रखो अगर ऐसे लाइन बन के जा रही है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर लाइन ऐसे बन रही है तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था किसी भी कर्व का टर्निंग पॉइंट किसको कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कोई भी कर्व बना के, अभी आपको केवल मैं टर्निंग पॉइंट समझा रहा हूँ, इसलिए मैं किसी भी प्रकार का कर्व यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसे मैंने ये एक कर्व ऐसे बना लिया। ठीक है, इस कर्व पे आप देखो, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, ये सब टर्निंग पॉइंट्स हैं। इन सब के नाम हम क्या रखेंगे? टर्निंग पॉइंट्स। क्यों? टर्निंग पॉइंट के बारे में खास बात क्या बताई कि उसके लेफ्ट साइड पे और उसके राइट साइड पे आप कर्व का स्लोप देखोगे अगर, तो वो स्लोप का साइन आपको अपोजिट मिलेगा, साइन बदल जाएगा। लेफ्ट साइड पे अगर कर्व का स्लोप पॉजिटिव है तो राइट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, या लेफ्ट पे नेगेटिव है तो राइट पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब यूं कि किसी भी वक्र पर उपस्थित एक ऐसा बिंदु जिस पर जाकर वक्र का ढलान का निशान बदल जाता है, जहां पहुंचकर वक्र का स्लोप का जो साइन होता है, उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है या माइनस से प्लस हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। कहाँ बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, देख सकते हैं आप। इसके लेफ्ट साइड का कोई भी पॉइंट बेटा आप ले लें, यहाँ ले लीजिए। अब इस पॉइंट पर कर्व का स्लोप निकालो। तो किसी भी पॉइंट पर कर्व के स्लोप का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा का स्लोप। वक्र के स्लोप का मतलब उस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा का स्लोप। तो हमने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाई। अब आप देखिए ये टेंजेंट कैसे बन रही है, ऐसे।
यहां पर बनाइए आप टेंजेंट, वो टेंजेंट कैसे बनेगी, ऐसे, और इस पॉइंट के थोड़ा सा भी इधर अगर आप आ जाते हैं तो वो टेंजेंट ऐसे मिलना शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं? तो इस पॉइंट के लेफ्ट में जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है उसकी प्रवणता धनात्मक, और इसके राइट में जो खींच रहे हैं हम स्पर्श रेखा उसकी प्रवणता ऋणात्मक। तो इस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट में अगर चले जाओगे तो स्पर्श रेखाओं की प्रवणता या वक्र का ढलान का निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ आया? इसका स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और इसका स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट के लेफ्ट पे जितने भी बिंदु हैं, आप किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे इस प्रकार की स्पर्श रेखा आएगी, और इसके राइट में स्थित कोई भी बिंदु है वहां पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो ऐसी आएगी। इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट में जाने पर स्लोप कैसा, नेगेटिव, पर थोड़ा सा राइट अगर चले जाओ तो स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दीज पॉइंट्स आर नोन एज टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट किस पॉइंट को बोलेंगे कर्व पर, जिस पॉइंट के थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर चले जाएं तो स्लोप का निशान बदल जाता है, या कर्व के जिस बिंदु पर जाकर स्लोप का निशान, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता का निशान, उसका साइन बदल जाए, वो बिंदु टर्निंग पॉइंट कहलाएगा आपका। तो कहाँ टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है, ये सब टर्निंग पॉइंट है। इनका अगर आप नाम देखोगे तो इनको हम लिख सकते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्न से वैसे भी मतलब आपको समझ आ रहा होगा, टर्न का मतलब मोड़, यहाँ पर मोड़ आ रहा है। ये वाला पॉइंट का नाम भी क्या नाम है, इस वाले पॉइंट का नाम भी हमने रखा है टर्निंग पॉइंट। समझ आ रही बात आपको? तो क्या आपको टर्निंग पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं टर्निंग पॉइंट में आपको? किसे बोलेंगे टर्निंग पॉइंट, बताइए? वक्र पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु के लेफ्ट और राइट दोनों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं के निशान भिन्न भिन्न आते हैं, उस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। या जहां पर जाकर वक्र का ढलान का निशान बदल जाए उस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहेंगे। टर्निंग पॉइंट के बाद मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम के लिए मैं आपको फिर से, क्योंकि अभी आपने टर्निंग पॉइंट सीखा है, अब देखो इसी टर्निंग पॉइंट को ना हम और भी, जैसे मैंने बोला कि टर्निंग पॉइंट के बहुत सारे नाम हैं, हम इनके और भी नाम रख सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए क्या नाम हम इसको और देते हैं। मैं फिर से एक वक्र बनाता हूं, बिकॉज यू ऑल नो दैट फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स, इसलिए शब्दों में कुछ भी लिखने के बजाय हम आपको फिगर से समझाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि शायद आप वो अंदर से समझते हैं उसको। बाद में जब समझ में आ जाएगा शब्दों में उतारना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हम शब्दों में लिख देंगे। कोई भी वक्र हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने ये एक वक्र ऐसा बना लिया, कैसा भी ले लो कर्व। अब आप सब लोग समझते हो ये क्या है, बताओ? टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। समझ गए आप? अब इन टर्निंग पॉइंट्स में आप दो चीजें देखोगे। टर्निंग पॉइंट्स में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ज्यादा हाइट पर हैं, ऊपर साइड हैं, और कुछ पॉइंट जो हैं वो नीचे साइड भी दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा हाइट पर हमको दिखेगा, जो सबसे ज्यादा ऊंचा दिखेगा, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है? उच्चतम बिंदु। क्या बता सकते हैं उच्चतम बिंदु इनमें से कौन सा? इस बिंदु का नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। बताइए सबसे उच्चतम, सबसे ज्यादा हाइट पर कौन सा पॉइंट? सी, इसलिए इसका नाम हमने रखा मैक्सिमम पॉइंट। समझ में आ गया? अब देखो जो टर्निंग पॉइंट था, इसी का नाम क्या रखा था इससे पहले हमने? टर्निंग पॉइंट, अभी बताया हमने आपको, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम पॉइंट। इसमें कर्व में सबसे नीचे साइड कौन सा पॉइंट है? ई,
तो इसका नाम हमने रख दिया मिनिमम पॉइंट। अब देखो इससे पहले इसको क्या नाम रखा था, टर्निंग पॉइंट। अब उनके नाम क्या हो गए, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट में मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम दोनों आ जाएंगे, समझ रहे हैं। टर्निंग ये भी है, टर्निंग ये भी है, पर इसको मैक्सिमम पॉइंट बोल रहे हैं और इसको मिनिमम पॉइंट बोल रहे हैं। तो फिर ये क्या है, ये भी तो ऊंचाई पर है, पर ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। तो हम बोलते हैं कि ये भी पॉइंट है मैक्सिमम, लेकिन अपने आसपास अगर देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट ये, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। लेकिन अगर इन सबको मिला के हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमा। समझ में आया। और ये कैसा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट। लेकिन इसके अगल बगल कुछ पॉइंट और ऐसे हैं जो नीचे ज्यादा डेप्थ पे मिल रहे हैं, अगर वो ज्यादा गहराई पर मुझे मिल रहे हैं तो इन पॉइंट का हमने नाम रख दिया, सबको मिला के एज अ ग्रुप, एक ग्रुप के रूप में अगर इनको देखोगे तो इन्हें हम नाम रख देंगे मिनिमा। अब यूं समझ लो, एक से ज्यादा मैक्सिमा, अगर एक से ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट मिल रहे हैं तो वो सब मिला के मैक्सिमा कहे जाएंगे, और नीचे के जो बिंदु मिल रहे हैं वो मिनिमा कहे जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट एक ही होगा कर्व पे, याद रखिएगा। जैसे आपका एग्जाम होता है और आप फिर पास हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कौन कौन फर्स्ट आया, तो फर्स्ट तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन एक ही की आती है स्कूल पे, ये आप देखते हो ना। ऐसे यहां पर भी है, मैक्सिमम पॉइंट कोई एक ही पॉइंट होगा, लेकिन ये सब मैक्सिमा के अंतर्गत आएंगे। तो मैक्सिमा का मतलब बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट कोई एक ही होगा जो सबसे ज्यादा ऊंचा होगा। कुछ हमारी बात समझ में आ रही। ऐसे मिनिमम पॉइंट किसको बोलेंगे, और ये जो सबसे, ये जो नीचे बिंदु है सब, इनको मिला के हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम। तो टर्निंग पॉइंट भी है, मिनिमा भी है, मैक्सिमम पॉइंट भी है, मिनिमम पॉइंट भी है। क्या इतनी चीज समझ आ गई सबको? ठीक। अब एक और चीज देखिए, ये जितनी भी पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इनमें सब में एक बड़ी अच्छी चीज है और सब में बड़ी स्पेशल चीज है। आपने इससे पहले स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ा हुआ है। स्पर्श रेखा और अभिलंब अगर पढ़ा है आपने, तो आपको एक चीज भी मालूम होगी कि कर्व के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें और वो स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर आ जाए तो उसकी प्रवणता कितनी होगी, y अक्ष के समांतर आ जाए ऐसे, उसकी प्रवणता कितनी होगी, इन्फिनिटी। और अगर वो x अक्ष के समांतर आ जाए ऐसे तो 0 हो जाएगी। अब ये जितने पॉइंट हैं, हम इन बिंदुओं पर वक्र की स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं। इस पॉइंट पर वक्र की स्पर्शी बनाओ, ऐसे तो बनाओगे। इस पॉइंट पर वक्र की स्पर्शी बनाओ, ऐसे स्पर्शी, ऐसे टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। देख रहे हैं खास बात, आप कर्व पर जितने टर्निंग पॉइंट हैं, जितने मैक्सिमा हैं, जितने मिनिमा हैं, चाहे वो मैक्सिमम पॉइंट हो या वो मिनिमम पॉइंट हो, सब एक चीज उनमें सब में कॉमन है। क्या? कि इन पर जब हम स्पर्श रेखा खींचने जाते हैं तो वो सारी की सारी स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर आते हैं। इसका मतलब साफ है कि सब की स्पर्श रेखाओं की, सब बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं कैसी होंगी, 0। समझ में आया? तो उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ बिंदुओं की खास बात क्या निकली कि वक्र पर उच्चिष्ठ बिंदु हो या निम्निष्ठ बिंदु हो, जब आप उस पर स्पर्श रेखा खींचते हो तो उसकी प्रवणता हमेशा उस बिंदु पर कैसे मिलेगी, आपको 0 मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो ये चीज हमको दिखा। और जिन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होती है ना, उनका नाम हमने रखा क्रिटिकल पॉइंट। और देखिए एक नाम आ गया, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, हर जगह पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसी है, 0। इसलिए ये हर पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोला जाया करेगा, क्रांतिक बिंदु। क्रिटिकल पॉइंट को हिंदी में क्या कहेंगे आप, क्रांतिक बिंदु। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है एट विच क्रांतिक बिंदु
वक्र पर स्थित वह बिंदु जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य होती है। उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे बिंदुओं के नाम और क्या रख दिए गए? क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या सीखा? देखो, हमने ये सीखा टर्निंग पॉइंट क्या होता है, फिर हमने सीखा कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट किसको बोलेंगे, फिर हमने सीखा कि मैक्सिमा और मिनिमा किसको बोलेंगे, फिर हमने सीखा क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट की स्पेशलिटी क्या होती है कि जिन बिंदुओं, वक्र के जिन बिंदुओं पर आप स्पर्श रेखा खींचो और उनकी प्रवणता शून्य आ जाए, वो बिंदु वक्र के कौन से बिंदु कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट के क्रांतिक बिंदु भी कहलाते हैं। तो इतनी सारी चीजें। अब हम सीधे केवल मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं कि इसके लिए क्या शर्तें बन सकती हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें, फिर उस पर चर्चा करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हमने देखे, मैक्सिमा और मिनिमा भी देखा। मैक्सिमा और मिनिमा में एक से ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट आते हैं, हाई पॉइंट आते हैं, ऊंचाइयों पर स्थित बिंदु आते हैं, और मिनिमा में एक से ज्यादा निचले बिंदु आते हैं। तो कोई भी बिंदु ले लो, मैक्सिमा का कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसकी क्या शर्त बन सकती है उसको हम आपको दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये x है, ये y है, ओरिजिन पॉइंट 0,0, ये हमने एक कर्व बना लिया, कैसा भी आप कर्व बना लो। ये इसका मैक्सिमा है, कर्व और भी आगे पीछे हो सकता है, ये मैक्सिमा, उसका एक हाई पॉइंट हमने यहां पर ले लिया। अब इसकी खास बात क्या है, इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर मान लिया ये कौन सा पॉइंट है? C, x इज इक्वल टू C। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो, बिंदु C पर वक्र का ढाल कैसा है बता सकते हैं? बिंदु x इज इक्वल टू C पर वक्र का ढाल, ढाल यानी कि स्लोप, स्लोप यानी कि प्रवणता, ग्रेडियंट, कुछ भी आप कह सकते हो। तो इस बिंदु पर वक्र का ढाल, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, तो इस बिंदु पर वक्र का ढाल अब आपको दिख रहा होगा, कितना मिलेगा? 0। अगर इस बिंदु के थोड़ा सा भी लेफ्ट में आ जाएं, बाई चांस हम यहां पर आ जाते हैं, तो ये पॉइंट C के बराबर होगा, C से छोटा होगा कि C से बड़ा होगा? C से छोटा होगा। सपोज दिस पॉइंट इज लेस देन C। अब इस बिंदु पर अगर आप हमसे बोलोगे कि स्पर्श रेखा बनाओ, तो वो स्पर्श रेखा आप भी ऐसे ही तो बनाओगे, इस टाइप की टेंजेंट आएगी कि नहीं आएगी? अब इस टेंजेंट के बारे में बताइए। बिंदु जो कि C से छोटा है, और C से छोटा एक ही नहीं है, C से छोटे बहुत सारे असंख्य बिंदु हैं। आप किसी भी बिंदु पर टेंजेंट आप ड्रॉ करके देखो, वो टेंजेंट ऐसे आएगी, और ऐसे आने का मतलब है क्या? पॉजिटिव स्लोप उसका। पर वक्र का ढाल कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, और C से बड़े नंबर के लिए ये बिंदु है x इज ग्रेटर देन C। इस पॉइंट पर अगर वक्र का ढलान हम आपसे पूछेंगे, तो उस पर आप टेंजेंट ऐसे खींचोगे, ये उस वक्त टेंजेंट बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी, और इसका ढलान कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। बिंदु x इज ग्रेटर देन C, अगर x का मान इस C से बड़ा है, C क्यों मान रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना, इस वजह से। अगर C से बड़े किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, तो उस बिंदु पर वक्र का जो ढाल आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। अब देखिए, अगर कभी ऐसा पॉइंट तुम्हें मिले तो समझ जाना कि वो पॉइंट ही कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमा है वो।
तो मैक्सिमा की शर्त क्या निकली? किसी कर्व पर कोई भी मैक्सिमा आपको मिला, उसकी एक कंडीशन है, उसकी अपनी शर्त है, क्या कि उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो मैक्सिमा है, उस बिंदु पर तो उसका वक्र का ढाल कितना मिलेगा? 0। पर उसके थोड़ा सा लेफ्ट में आप जाओगे तो ढाल पॉजिटिव आएगा, थोड़ा सा राइट में जाओगे तो ढाल कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो समझ जाना कि वो वाला बिंदु कैसा बिंदु है? उच्चिष्ठ बिंदु है, मैक्सिमा है वो। और एक चीज याद करिए आप, वक्र के ढाल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल को डी डी एक्स ऑफ वाई या एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखो, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करो। जब हमने बोला x इज इक्वल टू सी पर वक्र का ढाल, तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि f डैश c का मान कितना आएगा? 0। अगर ये कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो भाई ढाल का मतलब क्या होता है? आपको एक बार अवकलन करना पड़ेगा ना, उससे स्पर्शरेखा का प्रवणता निकलती कि नहीं निकलती? तो एक बार अवकलन करिए, फिर उसमें x की जगह c लिखिए, तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया? x बराबर c पर वक्र का ढाल निकाल दिया आपने, और x बराबर c पर वक्र का ढाल कैसा है? 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो उस समय वक्र का ढाल कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब देखो इसका क्या मतलब है? f डैश का मतलब फलन का आपने क्या किया? अवकलन। फिर उसमें x के स्थान पर क्या लिखा? c माइनस एच, मतलब c से छोटे नंबर लिखे आपने, और उस जगह पर प्रवणता कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। इसी तरह से f डैश c प्लस एच विल बी नेगेटिव, मतलब आपने वक्र का अवकलन किया, अवकलन करके उसमें x के स्थान पर c प्लस एच लिखा, c प्लस एच लिखा मतलब c से ज्यादा थोड़ा बड़ा कोई नंबर लिखा, और आप देखेंगे कि वहां पर f डैश c प्लस एच का मान कितना आ जाएगा? नेगेटिव। तो अगर ये शर्तें आपको मिल जाएं तो पक्का समझ जाना कि पॉइंट c जो है वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे? देखो मैं इसको भी क्लियर कर दूं। उस समय बिंदु x बराबर c को क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा उच्चिष्ठ बिंदु। समझ में आया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, उस समय जो बिंदु x बराबर c होगा उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। और एक चीज देखिए, इस पॉइंट पर अगर हम आपसे फलन का मान पूछें तो आप क्या करेंगे? यहां से ऐसा एक लंब इस पे डालेंगे आके, और वहां पर फलन का जो मान आएगा कितना आएगा? f ऑफ c, x की जगह पर c ही तो लिखोगे ना आप, तो f ऑफ c, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फलन का उच्चिष्ठ मान। देखो मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ c, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे फलन का उच्चिष्ठ मान, ये बोलेंगे। वैल्यू बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, या वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे। वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। तो कोई पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए देखो एक क्या शर्त हमने निकाली बढ़िया, यहां सब समझ करके, कि अगर किसी वक्र के किसी भी बिंदु पर फलन का ढाल निकालें, वक्र का ढाल निकालें 0 आए, उसके लेफ्ट साइड पर वक्र का ढाल निकालने से पॉजिटिव आए, उसके राइट साइड पर वक्र का ढाल निकालने से नेगेटिव आए, तो पक्का समझ जाइए कि जिस बिंदु का जिक्र हो रहा है वो बिंदु मैक्सिमा होगा। उसको नाम क्या रखेंगे? उच्चिष्ठ बिंदु बोलेंगे। उस बिंदु पर फलन का जो मान निकलेगा उसे फलन का उच्चिष्ठ मान कह देंगे। ऐसे ही कुछ शर्त मिनिमा पॉइंट की भी हो सकती है। आप देखिए, एक कर्व हमने ये बना लिया, देखो इसमें ये मैंने माना पॉइंट है x इज इक्वल टू सी,
और ये कैसा पॉइंट है अब आप भी समझ रहे हो, ये मिनिमा है। आगे और भी कर्व बना होगा पीछे आगे, तो ये मिनिमा मैंने ले लिया। अब मिनिमा की खास बात क्या है कि यहाँ पर जब आप ऐसा स्पर्श रेखा खींचोगे तो यहाँ पर ढलान वक्र का कैसा आएगा, 0। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बिंदु x इज इक्वल टू c पर वक्र का ढाल अर्थात f डैश c का मान कैसा आएगा, 0। अगर हम इससे थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाएं, यहां पर आ गए, मतलब x इज लेस देन c। यहां पर अगर हम वक्र का स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बेटा देखो वो स्पर्श रेखा ऐसे आ रही है। ऐसे स्पर्श रेखा आने का मतलब है ढलान कैसा उसका, नेगेटिव। तो बिंदु x इज लेस देन c पर वक्र का ढाल अर्थात f डैश c माइनस h कैसा आए, नेगेटिव। c से थोड़ा इधर अगर चले जाते हैं जहां पर x का मान c से बड़ा है, क्योंकि c ही है तो यहां चले जाओगे x c से बड़ा हो जाएगा। इस पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा आपसे खींचने के लिए बोलते हैं तो ऐसे स्पर्श रेखा आएगी और इसका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बिंदु x इज ग्रेटर देन c, जितने भी बिंदु c से बड़े बिंदुओं पर हम वक्र का ढलान निकालेंगे f डैश c प्लस h, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसे बिंदु को क्या बोलेंगे फिर, ऐसे बिंदु c को बोलेंगे कि ये जो c है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, निम्निष्ठ बिंदु है ये। निम्निष्ठ बिंदु, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा की वक्र पर निम्निष्ठ बिंदु की शर्त क्या मिली, देखो ये तो दोनों में शर्त कॉमन है बेटा कि उस बिंदु पर वक्र का ढाल कैसा होना चाहिए, 0। लेकिन अगर बिंदु के लेफ्ट साइड पे वक्र का ढाल पॉजिटिव और राइट पे नेगेटिव हो जाए तो समझ जाना कि वो बिंदु मैक्सिमा है। लेकिन अगर लेफ्ट पर ढलान नेगेटिव और राइट पे पॉजिटिव हो जाए तो समझ जाना कि वो पॉइंट मिनिमा है। आप देखो आपके सामने फिगर बना हुआ है, दोनों की आपके सामने शर्तें लिखी हुई हैं और आप देख रहे हैं दोनों में अलग अलग। ये शर्त तो दोनों की कॉमन है कि उस पॉइंट पर वक्र का ढलान 0 आएगा। लेकिन जिस पॉइंट वक्र के जिस पॉइंट या वक्र के उस बिंदु के जिस बिंदु पर वक्र का ढलान 0 आ रहा है उसके लेफ्ट साइड पर आने पर अगर वक्र का ढलान नेगेटिव और राइट साइड पर जाने पर वक्र का ढलान पॉजिटिव मिलने लगे तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे फिर हम, निम्निष्ठ बिंदु। लेफ्ट पर नेगेटिव राइट पर पॉजिटिव, अगर लेफ्ट पे पॉजिटिव राइट नेगेटिव मिले आपको तो उच्चिष्ठ बिंदु होगा वो वक्र का, और उस बिंदु पर फलन का जो मान होगा उसको हम उच्चिष्ठ मान और निम्निष्ठ मान बोलेंगे। ठीक है, अब जब इतना आप समझ लेते हैं तो यहां पर आप एक चीज कर सकते हैं, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा और उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें। एक चीज और मुझे बतानी है उसको भी बता देते हैं जरा हम। वक्र पर नति परिवर्तन बिंदु किसे बोलेंगे, सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। बाई चांस आपको एक कर्व ऐसा मिला इस तरह का, ठीक है। अब इस कर्व पर हमने यहां पर ये कर्व ऐसे बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज अ पॉइंट, पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक, अब इस पॉइंट पर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इस पॉइंट के चाहे आप थोड़ा लेफ्ट में आइए या थोड़ा राइट पे आइए, इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर यहां की बात करते हैं हम, जो कि x इज इक्वल टू सी माइनस एच मान लीजिए, c से छोटा है, और थोड़ा इधर आ जाइए तो ये जो पॉइंट मिला आपको c से बड़ा है, x इज इक्वल टू सी प्लस एच, और ये है x इज इक्वल टू सी। यहां पर आप स्पर्श रेखा अगर बनाएंगे तो ऐसी आएगी। इसकी प्रवणता बताइए, इसका स्लोप बताइए कैसा होगा, नेगेटिव
अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे स्लोप पूछूंगा तो ये इसका सबसे पहले स्पर्श रेखा बनाएंगे आप, स्पर्श रेखा ऐसे बना लेंगे, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप कैसा आएगा बता सकते हैं? इट इज अगेन नेगेटिव। तो ऐसा भी पॉइंट हो सकता है। देखो अभी जो पॉइंट देखे उसमें लेफ्ट में जाने पर स्लोप नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, या लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव हो जाता था। पर कोई वक्र ऐसा भी मिल सकता है आपको जिसके आप चाहे लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ स्लोप का निशान नहीं बदलेगा, नेगेटिव नेगेटिव ही आ जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट। हिंदी में उसको कहा जाएगा नति परिवर्तन बिंदु। अब आपके मन में एक चीज आ गई होगी कि इसका मतलब है अगर पॉइंट के लेफ्ट किसी भी वक्र पर एक ऐसा बिंदु है जिसके लेफ्ट में या राइट में स्पर्श रेखाओं के ढाल माइनस आ जाए तो समझ जाए कि वो नति परिवर्तन बिंदु है। ऐसा नहीं है, हमने बोला निशान बराबर आ जाए, चाहे माइनस माइनस आ जाए या प्लस प्लस। तो आप सोच रहे हो क्या प्लस प्लस भी हो सकता है? बेशक यार हो सकता है। देखो कैसे, ऐसा एक कर्व हमने बना लिया, this is x axis, y axis, and this is a point on the curve, that is x is equal to c। इस पॉइंट को फिर से आप गौर से देखें, इसके थोड़ा लेफ्ट में चलें या राइट पे चलें। इसके लेफ्ट में यहां पर आ जाएं, सपोज दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू c माइनस h, और राइट में चलें थोड़ा सा यहां पर आ जाएं, x इज इक्वल टू c प्लस h। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट ऐसे आएगी, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट ऐसे आएगी। अब आपको क्या लगता है इस टेंजेंट का स्लोप, इसकी प्रवणता, इसका ढाल कैसा आएगा? पॉजिटिव। और इस वाली टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये वाला पॉइंट भी ना, इस पॉइंट का नाम भी नति परिवर्तन बिंदु है। इस बिंदु को भी नति परिवर्तन बिंदु कहा जाएगा। सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलेंगे बताइए? वक्र पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसके लेफ्ट या राइट पर वक्र का ढलान सेम साइन का होता है, एक जैसे निशान का होता है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या हिंदी में नति परिवर्तन बिंदु। याद रहेगा आपको? नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद जब आप इतनी चीजें पढ़ लेते हो तो अभी आप तैयार हैं प्रथम अवकलज परीक्षण करने के लिए। तो आप इसे नोट करिए, हम प्रथम अवकलज परीक्षण लिखते हैं, ठीक है। प्रथम अवकलज परीक्षण में हमने क्या लिखा हुआ है देखें। माना एक फलन f है जो कि किसी अंतराल ओपन इंटरवल a, b पर परिभाषित है, होगा कोई अंतराल, उस पर डिफाइन है वो फलन, तथा इस अंतराल पर एक बिंदु c है, इस इंटरवल पर एक पॉइंट c पड़ता है। इस प्रकार है कि फलन बिंदु c पर सतत है, मतलब वहां पर ब्रेक नहीं होता फंक्शन। अब तब क्या होगा? तब उसके बारे में कुछ लिखा जा रहा है। देखो लिखा है बिंदु x बराबर c को फलन का स्थानीय उच्चिष्ट कहा जाएगा अगर वो कुछ शर्तें पूरी करेगा। तो कब? शर्तें ये चाहिए मुझे कि हम जब x बराबर c पर वक्र का ढाल निकालें तो वो कितना मिले? 0, अर्थात f डैश c का मान कितना है? 0। लेकिन अगर हम c के लेफ्ट साइड पे c से छोटे मानों पर अगर हम वक्र का ढाल निकालें तो उसको कैसा आना चाहिए? धनात्मक। और c के बड़े मानों के लिए यानी कि c के राइट हैंड साइड पर अगर हम वक्र का ढलान निकालें तो उसको कैसा आए? ऋणात्मक। तो उस वक्त हम बिंदु C को क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, स्थानीय उच्चिष्ट उसको बोलेंगे। और ये भी ग्राफ में करके देखा था आपने कि स्थानीय उच्चिष्ट वो बिंदु की लेफ्ट साइड पर वक्र का ढलान कैसा है? पॉजिटिव, और राइट साइड पे नेगेटिव आ जाए तो फिर उस बिंदु को हम स्थानीय उच्चिष्ट बोल देंगे। इसी का उल्टा इस पे लिख दिया कि बिंदु x बराबर c को वक्र का स्थानीय निम्निष्ठ कहा जाता है, लेकिन उसकी भी अपनी शर्तें हैं। क्या? अगर x बराबर c पर वक्र का ढाल 0 हो, c से छोटे मानों पर वक्र का ढाल नेगेटिव और c से बड़े मानों पर वक्र का ढाल धनात्मक हो, पॉजिटिव,
तो हम स्थानीय निम्निष्ठ बोलेंगे उसको। एक और लिख दिया हमने लास्ट में कि अगर बिंदु x बराबर c को नति परिवर्तन बिंदु भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? अगर c से छोटे मानों के लिए और c से बड़े मानों के लिए दोनों प्रकार के बिंदुओं पर वक्र का ढलान समान चिन्ह का होगा, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ जाए या नेगेटिव नेगेटिव ही आ जाए, तो उसे हम नति परिवर्तन बिंदु बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और एक पॉइंट आप जानते हो कि अगर किसी बिंदु पर वक्र का ढाल निकालें और 0 आ जाए तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे? क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। याद आया? तो वो हमने लिखा नहीं है क्योंकि बार बार हम बोल रहे थे उसको और आप समझ भी रहे हैं, तो इसको हमने पॉइंट, आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक पॉइंट और बन जाएगा कि वक्र के किसी बिंदु पर या यदि वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल 0 हो जाए तो वक्र के उस बिंदु को क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। समझ आ गया? ये प्रथम अवकलज परीक्षण है। किसी भी फलन को उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बिंदु अगर निकालना होगा तो हम फर्स्ट और डेरिवेटिव टेस्ट भी उसका कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें, इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, किसी भी फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बिंदु निकालने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी उसका कर सकते हैं। इस पे क्या होता है? इस पे ये होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कोई भी फलन है आपके पास, आप उस फलन के किसी भी बिंदु पर, फलन के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल कैसा होगा? 0। लेकिन अगर फलन के उस पॉइंट पर वक्र का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब द्वितीय अवकलज, देखो नाम में ही आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव, द्वितीय अवकलज, तो एक बात तो साफ है कि वक्र का हमको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा दिए गए फलन का। अब मैं आपको बताऊं, द्वितीय अवकलज परीक्षण में होता यह है कि अगर सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, वक्र का हमने एक बार अवकलन किया, उस पर हमने x की जगह कुछ लिखा, 0 आ गया। फिर हमने वक्र का दूसरी बार अवकलन कर दिया तो f डबल डैश x निकाल लिया, उस पर हमने c का मान रखा। अगर वो नेगेटिव आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाएगा तो x बराबर c पर फलन को हम बोलेंगे कि उच्चिष्ट है। समझ रहे हैं? फिर से सुनिए, दूसरा, हम दिए गए फलन का एक बार अवकलन करेंगे, उस पे x की जगह पर पॉइंट पता लगाना है, तो x की जगह पर हमने c लिखा। अगर c रखने पर उसका मान 0 आएगा। फिर वक्र का हम दोबारा अवकलन करके f डबल डैश x निकालेंगे और उसमें भी x की जगह c लिखेंगे और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो समझ जाइए कि वो वाला बिंदु x बराबर c वो निम्निष्ठ है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा ये और भी आसान होता है, उसमें उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। बस आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है, प्रथम अवकलज, द्वितीय अवकलज। तो प्रथम अवकलज अगर 0 आया, द्वितीय अवकलज नेगेटिव, तो वक्र के उस बिंदु पर हमारा जो फलन होगा या जो वक्र होगा वो उसका कौन सा बिंदु पड़ेगा? उच्चिष्ट। और अगर f डैश c का मान 0 आए लेकिन f डबल डैश c का मान पॉजिटिव आ जाए तो x बराबर c पर दिया गया फलन निम्निष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना। तो इसको हम लिखते हैं, फिर आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा और समझ में भी आएगा। द्वितीय अवकलज परीक्षण में क्या लिखा गया? हमने लिखा कि यदि f एक फलन है जो कि अंतराल a, b पर परिभाषित है तथा इस अंतराल के किसी बिंदु c पर वह 2 बार अवकलनीय है, मतलब हम c पर उससे 2 बार अवकलन निकाल सकते हैं, उसका ज्ञात किया जा सकता है। तब अगर ऐसा है तो x बराबर c को वक्र का स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कहा जाएगा अगर f डैश c का मान 0 हो और f डबल डैश c का मान माइनस में आए। तो हम x बराबर c को क्या बोलेंगे कि ये वक्र का स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। पर शर्त याद रखें, प्रथम अवकलज उसका कैसा होना चाहिए? 0, और उस बिंदु पर द्वितीय अवकलज कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। और x बराबर c को वक्र का स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु कहा जाएगा। कब कहेंगे? अगर
उस बिंदु पर वक्र का प्रथम अवकलज 0 आए, लेकिन उस बिंदु पर वक्र का द्वितीय अवकलज धनात्मक आए, तो उसे हम वक्र का स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु कहेंगे। और अगर x बराबर c पर वक्र का प्रथम अवकलज 0 हो जाए और द्वितीय अवकलज भी 0 हो जाए, ऐसी सिचुएशन पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे उस समय? हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले लेंगे। हमारे पास देखो, सुनो, किसी भी फलन को उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान बताने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। कर्व का मेथड भी है हमारे पास, ग्राफ बना के हम बता सकते हैं आपको। दूसरा, हमारे पास प्रथम अवकलज परीक्षण भी है। हम प्रथम अवकलज परीक्षण करके भी आपको बता सकते हैं कि ये उच्चिष्ट बिंदु है वक्र का या ये निम्निष्ठ बिंदु है। और हम वक्र का द्वितीय अवकलज परीक्षण लेके भी आपको बता सकते हैं कि वो फलन का उच्चिष्ट बिंदु है कि निम्निष्ठ बिंदु है। तो जब द्वितीय अवकलज परीक्षण फेल हो जाएगा तो हमारे पास प्रथम अवकलज परीक्षण तो है, वो तो फेल नहीं हुआ, उससे निकालेंगे। समझ आया आपको? तो वो तरीका होगा हमारा सॉल्व करने का। अब ये जो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहां पर देखा, इसकी मदद से अगर हम किसी भी वक्र का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बिंदु निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको सीखना है। आप इसे नोट कर लीजिए।